तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे बेसिकली अपन 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सेकंड अपन कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, थर्ड इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड फोर्थ वन इज बेइज थ्योरम। यहाँ पे सब टॉपिक्स भी होंगे इनके, जब कवर करेंगे तो वो अपन देख लेंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में बेसिकली 2 टाइप के इवेंट्स देखेंगे अपन। पहला देखेंगे डिपेंडेंट इवेंट्स एंड दूसरा देखेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बेइज थ्योरम को बेसिकली अपन फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेज भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, जब अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी इज हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन। मतलब यहाँ बात अपन करते हैं चांसेस की। फॉर एग्जाम्पल आज बारिश होगी क्या, तो ये बेसिकली अपन चांसेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की कि भाई कितना % चांस है या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी। इसी तरीके से कि मान लो कॉइन को टॉस किया, तो वहां पे जब टॉस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा क्या वो हेड आएगा या टेल आएगा, ये भी क्या अपनी प्रोबेबिलिटी है भाई। तो बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो हमेशा बात करती है अनसर्टेनिटीज की। अगर कोई कॉइन अपन टॉस करते हैं तो वहां पे कॉइन जब लैंड करेगा तो ऊपर की तरफ हेड रहेगा या टेल रहेगा। ये क्या है, दिस इज अनसर्टेनिटी, है ना। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो वहां पे प्रोबेबिलिटीज देखते हैं, चांसेस देखते हैं अपन कि हेड आने के चांसेस क्या है, टेल आने के चांसेस क्या है। अब देखो यहाँ इस चैप्टर में आपको कुछ टर्म्स मिलेंगे ना, उन टर्म्स का मतलब समझते हैं। फर्स्ट जो टर्म मिलेगी दैट विल बी रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको करने के बाद उसके जो रिजल्ट्स हैं, है ना, वो रैंडमली आ सकते हैं। जैसे कि अगर कॉइन टॉस किया तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को अपन बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी तरीके से मान लो एक डाई है, उसको रोल किया, डाई को रोल करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट इसमें एक टर्म आती है दैट इज सैंपल स्पेस। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट बेसिकली अपन ने क्या समझा, ऐसा एक्सपेरिमेंट whose outcomes cannot be predicted with certainty। ओके, नेक्स्ट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बेसिकली क्या होता है कि कोई एक्सपेरिमेंट किया अपन ने, एक्सपेरिमेंट करने के बाद वहां पे जो टोटल आउटकम्स जो भी आ सकते हैं, सारे के सारे जब कंसीडर करते हैं, वो सारे आउटकम्स को जब अपन एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं, वो एक सैंपल स्पेस होता है। जैसे कि एक डाई रोल किया तो वहां पे आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, 1 आ सकता है, ऊपर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। समझ रहे हो बात को, ठीक। तो सैंपल स्पेस क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये चीज क्लियर हुई ना आपको। नेक्स्ट अपने पास में टर्म आती है इवेंट। इवेंट बेसिकली क्या होता है, जो सैंपल स्पेस है ना, उसका एक सबसेट होगा। मान लो एक डाई अपन ने रोल की, तो वहां पे मैं बोलता हूँ चांसेस ऑफ गेटिंग 1 या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। तो 1 जो है वो सैंपल स्पेस का सबसेट है, क्योंकि सैंपल स्पेस जो है उसके अंदर अपने एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6। बट यहाँ पे अपन एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज 1। तो इवेंट इज बेसिकली क्या है, इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इसके बाद आपको एक टर्म देखने को मिलेगी इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, ऐसे इवेंट्स जिनके होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो। जैसे अगर अपन बात करें फेयर डाइस की, अगर उसको रोल करेंगे तो वहाँ 1 2 3 4 5 6 इन सारे इवेंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। तो ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं अपन, इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं चांसेस ऑफ ऑल इवेंट्स हैपनिंग इज इक्वल। ध्यान रखना यहाँ पे अपन ने जो डाई की बात की थी, वो बात की थी फेयर डाइस की, ना, सगुनी नहीं बनना आपको। इसी तरीके से अगर कॉइन की बात करेंगे तो फेयर कॉइन की बात करेंगे, है ना, शोले का अमिताभ बच्चन नहीं बनना है। वहां पे कॉइन की एक तरफ अपना होगा टेल, दूसरी तरफ होगा हेड। क्लियर है ना बात। चलिए नेक्स्ट एक टर्म और देखने को मिलेगी दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से होते हैं, ऐसे इवेंट्स उनके बियॉन्ड और कुछ पॉसिबल ही नहीं है आउटकम। जैसे अगर अपन बात करें, मैं बोलता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर मैं बोलता हूँ ये 3 इवेंट्स हैं और इनका मैं यूनियन ले लूं और ये मेरा अगर सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, तो इसको बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जैसे कि अपन बात करें, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो वहां पे हेड आ जाएगा, टेल आ जाएगा, इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या। तो हेड और टेल जो है ये दोनों क्या हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, इनके बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है। और इन एग्जॉस्टिव इवेंट्स का यूनियन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू सैंपल स्पेस। जैसे कॉइन के केस में बात करें तो क्या आ सकता है, कॉइन 1 कॉइन वाज टॉस्ड, तो इस केस में हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ठीक है। इनके इस सेट को अपन क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस ही बोलते हैं भाई, है ना। इसके बियॉन्ड कुछ हो नहीं सकता। ऐसे इवेंट्स को अपन एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते। तो ये तो बेसिकली अपना बेसिक जो टर्मिनोलॉजी थी इस चैप्टर में, वो अपन ने कवर की। अब आते हैं मेन टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। अपन 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं मेजरली यहाँ पे। तो उन 4 टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अगर बात करें तो लेमन लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है ना, उस इन्फॉर्मेशन के होते हुए मैं पता करना चाहता हूं कि कोई इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसको अपन बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो देखो अभी तक अपन ने पढ़ा था कि सपोज करो कार्ड्स हैं अपने पास में, 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स,
ठीक है। और अपन ने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, तो अपने पास फेवरेबल आउटकम्स क्या है, टोटल 4 एस होते हैं भाई, एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं 52, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गई 1/30 के। बट अब अपन क्लास 12th में भी बात करेंगे कि अगर आपको ऐसा पता हो, मैं बोल रहा हूँ इफ ए कार्ड वॉज ड्रोन एंड इट वॉज रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एस। तो यहाँ पे देखो कंडीशन दे दी गई, क्या कंडीशन, कि एक कार्ड जो ड्रॉ किया है ना अपन ने, तो वहां पे वो कार्ड रेड है ये बता दिया गया। अब बोल रहा है कि एस की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो अपने टोटल आउटकम्स पुराने वाले में 52 थे, बट यहाँ पे पहले बता दिया कि कार्ड है वो रेड है। इस केस में जो सैंपल स्पेस होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे भाई, रेड कार्ड्स कितने होते हैं 26। तो यहाँ पे अपना जो सैंपल स्पेस है वो रिड्यूस हो गया। ओरिजिनली जो सैंपल स्पेस था उसमें कितने एलिमेंट थे 52, बट अब अपने को सिंस ये बता दिया गया है कि रेड है कार्ड, जो पहले जब कार्ड ड्रॉ किया वो रेड था, तो अब बताओ कि प्रोबेबिलिटी एस की क्या होगी। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, उसी प्रोबेबिलिटी को अपन बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको लिखते कैसे हैं, मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको, व्हेन कार्ड इज रेड, रेड को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी, अपने को पता है कि फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे यहाँ पे भाई, रेड कार्ड हैं तो 2 फेवरेबल हैं, 2 ही एस होंगे। ओके, और जो टोटल अपने पास में पॉसिबल आउटकम्स हैं दैट इज 26। तो यहाँ पे जब कट करेंगे तो ये भी आ गया अपना, ठीक है। तो बेसिकली आप जो मुद्दे की बात थे वो समझे कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर पहले एक चीज दी होगी ना, एक कंडीशन दी होगी, कि जैसे यहाँ कंडीशन क्या थी कि जो कार्ड ड्रॉ किया वो रेड है। अब बताओ एस, एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्लियर है। ओके, तो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो बेसिकली क्या है ये, आई नो समथिंग एक्स्ट्रा, नाउ व्हाट आर द चांसेस। और ऊपर जो एग्जांपल लिया उस केस में अपन एक्स्ट्रा क्या पता था अपने को पता था कि जो इनिशियली जो कार्ड ड्रॉ किया था वो रेड था, ठीक है। एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए अपन ये भी बोल सकते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन चेंजेस एवरीथिंग। अब बात करते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जब लिखेंगे तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि मैंने लिखा सपोज करो P प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E जब F मेरा हो चुका है। तो बेसिकली इसको पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज ऑलरेडी है, और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F ऑन प्रोबेबिलिटी। देखो इस फॉर्मूले को अपन ऊपर जो एग्जांपल लिया था उसे समझ, देखो ये कहाँ से आया है, तो यहाँ पे अपन ने जो एग्जांपल लिया था ऊपर वाला की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जब कार्ड मेरा रेड हो, तो उस केस में देखो ऊपर एलिमेंट्स क्या थे मेरे ये वाले में, तो यहाँ पे मेरे जो फेवरेबल आउटकम्स थे वो 2 थे। कैसे निकले थे, वो निकले थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन आर, मतलब जो एस भी हो और रेड भी हो भाई। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड, तो एस एंड रेड मतलब रेड एस की बात कर रहे हैं, और वो कितने होंगे, वो होंगे 2 भाई, ये अपन ने बोला था यहाँ पे, अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेड, ये बात की थी भाई। टोटल मैं बोल रहा था कि वहां पे पॉसिबल आउटकम्स क्या थे, जितने रेड कार्ड्स हैं दैट इज 26, समझ में आ रही है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये अपन ने एलिमेंट्स की फॉर्म में लिया, बट यहाँ फॉर्मूला क्या है अपना, प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में। अब देखो मैं ऊपर नीचे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, कर सकते हैं ना। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस अपॉन यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ध्यान से देखो ये क्या बन गई ऊपर वाली, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन आर, और ये बन गई प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। और वही अपन ने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे देखो ए और आर लिए थे, यहाँ पे ई और एफ ले लिए अपन ने। तो बेसिकली ये क्या बना, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन आर अपॉन प्रोबेबिलिटी, दिस इज पी ए जब आर हो चुका है, और यहाँ मान लो मैं बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही अपना फॉर्मूला है। क्लियर है ना ये बात। चलिए अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो पहली प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस जब मेरा एफ हो चुका है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, सैंपल स्पेस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखो ये क्या होगा, सैंपल स्पेस और एफ क्या है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस है ना, उसी का एक एलिमेंट है। जैसे कार्ड वाले केस में टोटल जो इवेंट्स थे वो कितने थे 52, बट वहां पे रेड की बात करें तो कितना है 26। तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले तो क्या बनेगा 26, मतलब क्या आया, एफ क्या आ गया। तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये इक्वल टू 1। क्लियर है। ओके, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब एफ हो चुका है तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, एफ ही होगा।
प्रोबेबिलिटी ऑफ के वापस से अपने पास बना। ओके, अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसको ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जब मेरा एफ हो, ये इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब मेरा एफ हो चुका है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब मेरा एफ हो चुका है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब मेरा एफ हो चुका है। ये देखो फॉर्मूला कहाँ से आया, बड़ा सिंपल सा ही है इसका प्रूफ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जब एफ हो चुका है तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही फॉर्मूला होता है भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ओके, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन डी मॉर्गन्स लॉ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ। बेसिकली अब अपने को इन दोनों का यूनियन लेना है, इनका यूनियन लेंगे तो क्या बनेगा, दिस विल बी, मैं इस चीज को लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन अपॉन में अपना है प्रोबेबिलिटी ऑफ। देखो यहाँ पे अगर मैं इन सबको सेपरेट सेपरेट लिख दूँ, यहाँ पे बना ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये किसका फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब एफ हो चुका है तो यहाँ से अपन लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब एफ हो चुका है प्लस ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब एफ हो चुका है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी जब एफ हो चुका है, और यही अपन ने बोला था, यही अपना फॉर्मूला। क्लियर है ना। कुछ बच्चों को ये वाले में कंफ्यूजन आ रहा होगा, ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, तो इसके लिए देखो आप वेन डायग्राम बना लो, मान लो ये अपने ए है बी और यहाँ पे मान लो कहीं एफ। पहला देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन एफ के, तो ए इंटरसेक्शन एफ कौन सा होगा, ये वाला। दूसरा बोल रहा है बी इंटरसेक्शन एफ, बी इंटरसेक्शन एफ कौन सा होगा ये वाला, और इन दोनों का इंटरसेक्शन वो कौन सा होगा, वो देखो ये वाला होगा। तो ये वाला पार्ट बेसिकली क्या हो गया, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, और जब मेरा एफ हो चुका है मतलब एफ की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सा हो गया, ये वाला। बात समझ में आ रहा है, वहां से ये आया जो अपन ने ये चीज की बात। चलिए ओके, इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करते हैं जो कि PYQ में पूछा गया था। क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन, बट इफ इट शोज ए टेल then throw a die. Find the conditional probability of event A. Event A क्या है, the die shows a number greater than 3 given that B जो अपना event है वो क्या है, there is at least one tail. तो बेसिकली अपने को ये बोल दिया गया है कि जब at least one tail है तो ये बताओ कि जो डाई है वो बताएगा अपने को नंबर ग्रेटर देन 3 जब उसको अपन रोल करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में, 2 मार्क्स। तो यहाँ पे देखो किया क्या गया है कि एक कॉइन लिया गया, उसको टॉस किया गया। तो अपन बोल रहे हैं लेट्स से फर्स्ट टाइम जब टॉस किया तो उस पे हेड आया। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर हेड आ जाता है, इफ कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन। ओके, तो इसको दोबारा जब टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो फिर से हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। दूसरा क्या बोला कि देखो फर्स्ट टाइम जब इसको टॉस किया तो हेड की बात कर ली थी अपन ने, अब बात करेंगे टेल की। तो अपन ने बोला कि अगर टेल आ गया तो आपको क्या करना है, कॉइन को छोड़ देना है, उसके बाद में आपको एक डाई लेनी है ना, उसको थ्रो करना है। अब डाई अगर अपन थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है भाई, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 6 आ सकता है। अब बात करते हैं अपन प्रोबेबिलिटीज की। तो देखो जब कॉइन टॉस किया गया तो फर्स्ट टाइम जब हेड आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 भाई। ओके, और जब हेड आया और उसके बाद फिर से टॉस करोगे तो फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, टेल आने की 1/2। इसी तरीके से टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब फर्स्ट टाइम अपन ने इसको टॉस किया था तब वो 1/2 है भाई। ओके, और जब टेल आ गया उसके बाद में अपन ने डाई को रोल किया, तो डाई को थ्रो किया, उस केस में 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 1/6 है, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6 एंड 6 आने की 1/6। तो ये अपन ने जो एग्जामिनर है उसको ये बता दिया, देखो हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, वी विल बी इम्प्रेस्ड अगर ऐसा कुछ दिखाओगे। अब अपन इसको रिटन फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे अपन सैंपल स्पेस की बात करेंगे। सैंपल स्पेस में क्या क्या हो सकता है, देखो पहला हेड आ जाए, दूसरा भी हेड आ जाए। तो यहाँ ध्यान रखना है कॉइन को 2 बार ही टॉस करना है। इफ कॉइन शोज हेड तो टॉस इट अगेन, बट अगर टेल होता है तो उस केस में फिर डाई रोल करनी है ना। तो यहाँ पे क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं, पहला हेड आए, दूसरा हेड आ जाए भाई जब कॉइन को टॉस किया। ओके, और क्या हो सकता है, पहला हेड आ जाए, दूसरा टेल आ जाए। ओके, तो ये तो अपन ने ये वाली ब्रांच की बात कर ली। अब बात करेंगे इस ब्रांच की। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है कि भाई टेल आ जाए, और टेल के बाद में जब डाई रोल किया तो 1 आ जाए भाई, तो मैं इसको 1 बोल देता हूँ, T1। दूसरा क्या हो सकता है, टेल आ जाए और 2 आ जाए, या फिर टेल आ जाए 3 आ जाए, या टेल आ जाए 4 आ जाए, या टेल आ जाए 5 आ जाए, और
टेल आ जाए और 6 आ जाए। तो ये तो अपना सैंपल स्पेस हुआ। अब अपने से पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अपने को किसकी, कि ए डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 3 गिवन दैट, दिया हुआ क्या है, बी इवेंट देयर इज एटलीस्ट वन टेल। तो इवेंट ए में क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, देखो बोल रहा है द डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 3। तो नंबर ग्रेटर देन 3 कब दिखाएगा, जब टेल आ जाए, 4 आ जाए, टेल आ जाए एंड 5 आ जाए, और टेल आ जाए 6 आ जाए। ओके, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी t,4 और t,5 और t, बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। इवेंट बी क्या है, बी है देयर इज एटलीस्ट वन टेल। वन टेल कहाँ कहाँ हो सकता है, देखो एक टेल तो यहाँ पे है ना, और बाकी 6 टेल यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है कि भाई पहला हेड, दूसरा टेल आ जाए, उसके बाद में टेल आ जाए एंड 1 आ जाए, टेल आ जाए एंड सो ऑन। ओके, तो अपन ने सैंपल स्पेस की बात कर ली, एलिमेंट्स इन सेट ए की बात कर ली, एलिमेंट्स इन सेट बी की बात कर ली। ओके, अब अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी मेरा हो चुका है, मतलब जब ये पता है कि एटलीस्ट वन टेल है, उस केस में अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो डाई पे नंबर है वो ग्रेटर देन 3 हो। तो यही बात अपने को करनी है यहाँ पे। तो ये बेसिकली अपना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो यहाँ पे मैं साइड में कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स कॉमन है भाई, T4 T5 एंड T6 इसमें भी है ये। ओके, अब बात कर लेते हैं कि जब मेरा टेल आ जाए एंड 4 आ जाए, या फिर टेल आ जाए एंड 5 आ जाए, या फिर टेल आ जाए एंड 6 आ जाए। तो यहाँ पे अपने को बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ t,4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ t,5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ t,6। तो यहाँ से अपन बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ t,4, तो देखो सबसे पहले इसके लिए क्या आएगा, t आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। 4 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/6, और के लिए प्लस बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल वही 1/2 एंड 5 आए तो 5 की प्रोबेबिलिटी है 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दैट इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 दैट इज 1/6। 1/2 कॉमन आ जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 दैट इज 3/6। तो यहाँ से आ जाएगा अपना 2। दूसरी बात करनी है मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या क्या हो सकता है, हेड आ जाए एंड टेल आ जाए, और टेल आ जाए 1 आ जाए, और टेल आ जाए 2 आ जाए, टेल आ जाए 3 आ जाए। क्योंकि बी का क्या था, बेसिकली बी था कि एटलीस्ट वन टेल होना चाहिए, तो उस केस में अपने पास ही सारे केसेस बनेंगे, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ से बी की प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं जब पहली बार हेड आ जाए, फिर अपन कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो टेल आ जाए, है ना। तो दोनों में 1/2 दिस इज 1/2 टू 1/2 प्लस दूसरा अपन बात कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जब अपन कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो टेल आ जाए, उसके बाद अपन डाई को रोल कर रहे हैं उसमें 1 आ जाए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस विल बी 1/2 इंटू 1/6। एंड यहाँ पे देखो पहली बार टेल फिर 2 आए, तो यहाँ भी 1/2 इंटू 1/6, 1/2 इंटू 1/6, 1/2 इंटू 1/6 ना। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बनेगा 1/4 प्लस 1/2 दैट इज 3/4। ये अपन वैल्यू रख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब मेरा बी हो चुका है दैट विल बी, देखो ऊपर वाले में क्या रखेंगे 1/4 यहाँ से रख देंगे, और 3/4 यहाँ से रख देंगे, तो दिस विल बी 1/4 अपॉन 3/4, 4 कैंसिल आउट 1/3। ये अपना आंसर है। देखो इसमें एक चीज और कर सकते थे, ये वाला जो किया ना अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालिए, इसमें क्या बोल रहा था, एटलीस्ट वन टेल की बात कर रहा था। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इक्वल्स टू 1 माइनस, जब दोनों मेरे क्या आ जाए, हेड आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और हेड आने की। तो यहाँ पे देखो ऊपर वाले डायग्राम में देखना, पहला हेड आए 1/2 प्रोबेबिलिटी एंड अगेन फिर हेड आ जाए 1/2। तो यहाँ से सिंपली अपन ऐसा कर सकते थे 1 माइनस फर्स्ट टाइम हेड आ जाए एंड सेकंड टाइम भी हेड आ जाए, तो दिस विल बी 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4, वही सेम ही देगा। ठीक है, दोनों तरीके से अपन जा सकते हैं, आंसर 1/3 ही आएगा इस क्वेश्चन। चलिए ओके, नेक्स्ट अपने से एक क्वेश्चन और पूछा गया था 2024 में 1 मार्क्स का। क्वेश्चन बोल रहा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट जब बी हो चुका है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है और इक्वल दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट जब बी हो चुका है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट जब बी हो चुका है, तो वो 1 होगी भाई। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, ए के होने की और ना होने की जब बी हो चुका है। तो दोनों केसेस में अगर मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ, दोनों की प्रोबेबिलिटी को, तो 1 आना चाहिए भाई। तो देखो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट जब बी हो चुका है वो होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है। ओके, ये चीज अपन यहाँ रख देंगे इसमें, तो यहाँ से बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए जब बी हो चुका है इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है। इसको इधर ले आएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से इसको फर्दर अपन सोल्व करते हैं तो ये बनेगा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये अपने इक्वल्स टू 1 है। तो इसको अगर इधर ले जाऊं मैं तो यहाँ से अपना बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू 2 को नीचे ले जाएंगे तो 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है कहीं? हाँ, सी ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ओके, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कब काम आती है? जब 2 या 2 से ज्यादा इवेंट साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं। तो वो जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। क्या मतलब है अभी समझते हैं। तो पहला अपन बात करेंगे डिपेंडेंट इवेंट्स। देखो, डिपेंडेंट के नाम से समझ में आ रहा है कि दो इवेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट करेगी। क्या मतलब है? डिपेंडेंट इवेंट्स कब होते हैं? अपने सिलेबस के हिसाब से बात करें, हैपेंस व्हेन डन विदाउट रिप्लेसमेंट एंड रिपीटिशन। मतलब क्या है? सपोज करो, एग्जांपल के लिए अपन बात कर रहे हैं, ए बैग हैज 3 रेड एंड 5 ब्लैक, 2 balls आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड। ध्यान से समझना, इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो इवेंट हो रहे हैं वो डिपेंडेंट है। क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे बोला गया है कि विदाउट रिप्लेसमेंट किया, मतलब अपन ने क्या किया, एक बैग था, ठीक है, बैग में 3 रेड बॉल थी और 5 ब्लैक बॉल थी, ठीक है, एक बॉल निकाली, इसमें से एक बॉल निकाली तो यहाँ पे रेड आने के चांसेस क्या है? दैट इज 3/8। अब वो बॉल जो निकाली है उसको अंदर नहीं डाला अपन ने। अगर अंदर नहीं डाला तो इस बार जो सैंपल स्पेस है वो रिड्यूस हो गया ना एक बॉल से। बेसिकली पहले कितने एलिमेंट्स थे उसमें? टोटल 8 थे। अब जब एक निकाल चुके हैं उसको वापस नहीं डाला तो वहां पे जो सैंपल स्पेस है वहां पे जो टोटल एलिमेंट्स होंगे होंगे 7। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पे जो सेकंड वाले बॉल की प्रोबेबिलिटी अपन निकाल रहे हैं कि वो रेड होगी कि नहीं होगी, वो डिपेंडेंट है फर्स्ट वाले पे। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे जो बॉल निकाली और निकाल के देख के मैंने उसको वापस डाल दिया, जब वापस डाल दिया तो उस केस में अपन ने क्या कर दिया? रिप्लेसमेंट कर दिया उसका। तो वहां पे वापस से वही अपने पास सैंपल स्पेस बन गया, 3 रेड एंड 5 ब्लैक। तो वापस से वहां पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी रेड आने की वो क्या हो जाएगी? 3/8। तो यहाँ पे एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करेगी उस केस में। इस केस में, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर है बात? चलिए अब अपन बात करेंगे टेक्निकली मैथ्स की लैंग्वेज में। अब ध्यान से देखना, मैं बोलता हूँ 2 इवेंट्स हैं, एक इवेंट ई है, दूसरा अपने पास में इवेंट एफ है। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन E इंटरसेक्शन F अगर अपन इसकी बात करें तो ये क्या बताएगा? इट डिनोट्स दैट इवेंट E एंड F बोथ हैव अकर्ड। और अपन बोल सकते हैं, वी कैन से E इंटरसेक्शन F डिनोट्स द साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ द इवेंट E एंड F। क्लियर है बात? तो यहाँ पे बेसिकली अपने को क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी? E इंटरसेक्शन F की। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मैंने बताया था कहाँ काम आती है, जब 2 या 2 से ज्यादा इवेंट साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं, और उन इवेंट्स को कौन बताता है? E इंटरसेक्शन F। तो बेसिकली यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन। अब देखो, ये निकालने के लिए अभी अभी अपन ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अपन ने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E जब F हो चुका है तो वो मेरा क्या होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F के। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F जब मेरा E हो चुका है तो वो भी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E, या फिर बोल सकते हैं E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ से फर्स्ट वाले से अपन बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E जब मेरा F हो चुका है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ओके, सेकेंड वाले से अपन बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F जब मेरा E हो चुका है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो यहाँ से देखो, ये इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, तो बोल देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E जब मेरा F हो चुका है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, या फिर अपन बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ F जब मेरा E हो चुका है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E। बात समझ में आई क्या? तो ये अपना फॉर्मूला है किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के लिए। जब 2 इवेंट्स मेरे क्या हो रहे हों, साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हों। कौन कौन से इवेंट? इवेंट E एंड इवेंट F। उस केस में क्या करते हैं? फॉर्मूला यूज करते हैं ये। एक चीज और देखना, आप कभी कभी बुक के अंदर या एग्जाम में आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा। देखो, E इंटरसेक्शन F जो है ना, उसको अपन सिंपली EF भी बोल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ, समझ जाना, ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब ई हो चुका है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये एक ही है। क्लियर है ना बात। चलिए अब मान लो ये दो इवेंट्स के लिए बात की है, अगर दो से ज्यादा हो तो क्या होगा, जैसे तीन हुए तो तीन के केस में क्या होगा, व्हेन ई एफ एंड जी आर थ्री इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब मेरा ई हो चुका है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जब मेरा ई और एफ दोनों हो चुके हैं। तो मतलब उसको लिख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ और ई एफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको जब थ्री इवेंट्स साइमल्टेनियसली अगर कर रहे हैं और वो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है। चलिए तो ये तो अपन ने बात कर ली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में डिपेंडेंट इवेंट्स की। अब अपन बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो सेकंड अपन बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं, ऐसे इवेंट्स जो कि विद रिप्लेसमेंट और विद रिपीटेशन हो रहे हैं, विद रिप्लेसमेंट और रिपीटेशन। ठीक है। तो देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में अगर अपन बात करें, सपोज करो मैं एक बैग लेता हूं, बैग में 3 अपने पास रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में बोल रहे हैं कि विद रिप्लेसमेंट और रिपीटेशन करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक बॉल निकाली उसको बाहर ही रख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉल निकाली उसको वापस से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन ब्लैक क्या होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल। तो अभी अभी अपन ने डिपेंडेंट इवेंट्स में पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक जब फर्स्ट बॉल मेरी रेड हो। ओके, तो यहां से देखो अगर अपन बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, पहली बॉल निकाली तो अपन बात कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड होगी, दैट इज 3/8 इंटू। अब अपन ने यहाँ पे सिंस ये अपना इंडिपेंडेंट इवेंट है तो अपन रिप्लेसमेंट के साथ कर रहे हैं, बॉल वापस डाल दी। अब बोल रहा है कि बताओ ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब फर्स्ट बॉल रेड थी, उससे क्या फर्क पड़ता है, वापस से अपन ने रिप्लेस कर दी ना उसको। तो अब ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट विल बी 5/8। तो बेसिकली अपन इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। बात समझ में आ रही है। तो ये वाला जो फॉर्मूला डिपेंडेंट इवेंट्स वाला फॉर्मूले से अपन जब अपन यहाँ रखा तो अपने को रिजल्ट आया ये, और बाद में अपन ने देखा कि अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उस केस में इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप सिंपली क्या करो, आपसे पूछ रहा है रेड इंटरसेक्शन ब्लैक, तो आप करो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। बात समझ में आ रही है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ will be equals to probability of E into probability of F। इसी तरीके से मान लो अपने पास में पूछ रहा है 2 से ज्यादा इवेंट है, लेट्स से 3 इवेंट्स हैं, तो probability of E intersection F intersection G क्या होगा, तो that will be equals to probability of E into probability of F into probability of जी। बात समझ में आ रही है क्या। अब यहाँ से कॉमन सेंस से अपन बता सकते हैं कि इफ ई एफ एंड जी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो ये तीनों इंडिपेंडेंट है, मतलब ई और एफ भी इंडिपेंडेंट होंगे और ई और जी भी इंडिपेंडेंट होंगे और एफ जी भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। तो यहाँ से अपन क्या क्या बोल सकते हैं, अगर ऐसा है कि ई एफ और जी 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उस केस में ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी will be equals to probability of E into probability of F। दूसरा probability of E intersection Z will be equals to probability of E into probability of G, and probability of F intersection Z will be equals to probability of F into probability of Z। और तीसरा अपन ने देखा ही था ये ऊपर कि probability of E intersection F intersection Z will be equals to probability of E into probability of F into probability of Z। ध्यान रखना है MCQ में काफी बार पूछा जाता है ये कि अगर 3 इवेंट्स EFG इंडिपेंडेंट हैं तो क्या कंडीशंस अपने पास में होंगी, तो कुछ सारी कंडीशंस अपने सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्लियर है ना बात। चलिए नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दे आर नॉट सेम। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 2 इवेंट्स एक साथ हो सकते हैं, बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में 2 इवेंट्स एक साथ नहीं हो सकते। जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स में अभी अपन ने बात की थी कि एक बैग में तो वहां पे रेड इंटरसेक्शन ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो अपन ने यहाँ पे बताई थी 3/8 इंटू 5/8 दैट इज 15/8।
64 ओके। वहीं पे अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात करें तो सपोज करो अपने पास एक बैग और है, उसमें 3 येलो बॉल हैं, 3 येलो ही है मान लो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट बैग से 2 बॉल निकाली, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन येलो क्या होगा? वो 0 होगी भाई, क्योंकि आपने बॉल कहाँ से निकाली है? ये दोनों 2 सेट्स हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स एक साथ में अकर कर सकते हैं, बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एक साथ अकर नहीं कर सकते। जैसे इस केस में इसमें से अगर मैं कोई बॉल निकालूं तो वो रेड या ब्लैक ही होगी, येलो तो नहीं होगी, है ना। और यहाँ से मैं अगर कोई बॉल निकालता हूँ तो वो येलो होगी। तो समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे अपन ने बोला कि जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं। अगर सेट्स की फॉर्म में बात करें तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स को कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं अपन, ठीक है। वहीं पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं वो कुछ ऐसा होगा, ये है, ये बी है, ठीक है। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। क्लियर है ना बात? ओके, नेक्स्ट अपने पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखना, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाते हैं इस पे। फर्स्ट, अगर एग्जाम में बोलता है कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, तो समझ जाना है ये बात कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। एंड ये इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट। इसको फर्दर अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान रखना है भाई। सेकंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए। तो इस केस में अपन बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट। एंड ये इक्वल होगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नोट, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ये चीज कहाँ से आई भाई? अपने को पता है डी मॉर्गन्स लॉ। क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ? सिंस ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू ए यूनियन बी नोट लिख सकते हैं, यही अपना डी मॉर्गन्स लॉ है। इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट ध्यान रखना, आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A naught union B naught, that will be equals to probability of A intersection B naught, and इसको लिख सकते हैं 1 minus probability of A intersection B। ये भी कहाँ से आया? ये भी डी मॉर्गन्स लॉ से ही है, हमें पता है सिंस A नॉट यूनियन B नॉट दैट इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B नॉट, ये भी अपना डी मॉर्गन्स लॉ ही। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ध्यान रखना है फिफ्थ, इफ इवेंट्स E एंड F आर इंडिपेंडेंट देन फर्स्ट E एंड F नॉट, सेकंड E नॉट F, थर्ड E नॉट एंड F नॉट, ऑल आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ए बट नॉट बी ऐसा बोलता है तो यहाँ पे ये यूज करेंगे, बी बट नॉट ए ये यूज करेंगे, नॉट ए एंड नॉट बी तो यहाँ पे यूज करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसी तरीके से बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, उस केस में अपन यूज करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एंड लास्ट फिफ्थ पॉइंट में ध्यान रखना है, ई और एफ दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो वहां पे ई एंड एफ नोट, दूसरा ई नोट एंड एफ, एंड तीसरा ई नोट एंड एफ नोट, ये तीनों के तीनों क्या होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। क्लियर है ना ये बात? चलिए ओके, नेक्स्ट अपन पीवाईक्यू कर लेते हैं। 2025 में 1 मार्क्स का पूछा गया था, एमसीक्यू है भाई। ए मीटिंग विल बी हेल्ड ओनली इफ ऑल 3 मेंबर्स ए बी एंड सी आर प्रेजेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट मेंबर ए डज नॉट टर्न अप इज दिस, बी की नहीं टर्न अप करने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, मेंबर सी की जो है टर्न अप नहीं करने की प्रोबेबिलिटी है 0.05, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मीटिंग बीइंग कैंसल्ड इज। तो देख लेते हैं भाई, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं? देखो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी की मीटिंग कैंसिल हो गई, तो क्या अपन ये कर सकते हैं सीधा सीधा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट कैंसिल कर सकते हैं ना। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस, मीटिंग कैंसिल कब नहीं होगी? दैट विल बी जब ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है और 3 भी प्रेजेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रेजेंट एंड है तो मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रेजेंट एंड थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्रेजेंट ना। मैं ए पी बी पी और सी पी कर देता हूँ भाई समझाने के लिए, एमसीक्यू है तो यहाँ पे अपने को ये सब करने की जरूरत भी नहीं है,
सीधा कर सकते हैं एग्जाम में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के प्रेजेंट होने की, तो ए के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 0.1 दैट इज 0.9 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के प्रेजेंट होने की, नहीं होने की ये तो होने की 0.8 एंड सी के प्रेजेंट होने की होगी 0.1 माइनस 0.05 दैट विल बी 0.95। इसको जब सोल्व करेंगे दिस विल बी 1 माइनस 0.684 दैट इज इक्वल्स टू 0.316 एंड बी इज करेक्ट। क्लियर है? चलिए ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इफ E एंड F आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज दिस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E जब F नोट ऑलरेडी अकर हो चुका है इज इक्वल्स टू। अब देखो अपने को बोला कि E और F इंडिपेंडेंट है, तो अभी अभी अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि E और F जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो E एंड F नोट ये भी इंडिपेंडेंट होते हैं, तो बेसिकली F नोट की प्रोबेबिलिटी से E पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इक्वल क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E जब मेरा F नोट हो चुका है उससे क्या फर्क पड़ेगा, इंडिपेंडेंट है, तो दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितनी है, दैट इज 2/3। आंसर इज सी। क्लियर है ना ये बात? चले ओके, नेक्स्ट इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कब काम आती है, व्हेन वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हिच कैन अकर इन मैनी वेज। सपोज करो आपके पास में 3 अर्न है, 3 बैग है, ठीक है। फर्स्ट बैग में 4 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लैक, सेकंड बैग में 5 रेड है, 3 व्हाइट है, एंड थर्ड बैग में 2 रेड हैं एंड 5 येलो है। फिर मैं पूछता हूं कि आपने इन तीनों अर्न में से किसी एक में से एक बॉल निकालनी है और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो बॉल है वो रेड है। तो देखो अपन रेड बॉल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, पहला बैग में से निकाल सकते हैं, दूसरे में से निकाल सकते हैं, तीसरे में से निकाल सकते हैं, है ना। तो वही बोला कि टोटल प्रोबेबिलिटी अपन यूज करते हैं जब कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो और वो इवेंट डिफरेंट वेज में अकर कर सकते। इस केस में जैसे रेड बॉल निकालनी है तो यहाँ पे फर्स्ट में से निकाल सकते हैं, सेकंड में से निकाल सकते हैं एंड थर्ड में से निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे 3 तरीके हो गए रेड बॉल निकालने के। तो ऐसे टाइम पे अपन यूज करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ओके, और क्या इवेंट हो सकते हैं, सपोज करो आपको घर से स्कूल जाना है ना, तो आप कैसे कैसे जा सकते हो, घर से आप ऑटो लेके जा सकते हो, बाई बस जा सकते हो, या फिर आप स्कूल पास में ही है तो चल के जा सकते हो, वॉकिंग करके जा सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे भी अपने को इवेंट क्या चाहिए कि आप स्कूल गए, अब वो जाने का जो माध्यम है वो 3 तरीके से हो सकता है, या तो ऑटो लेके चले जाओ, या बस लेके चले जाओ, या पैदल चले जाओ। तो ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अपन यूज करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, मैं ये 3 जो अपने एग्जाम्पल लिए थे कि 3 अर्न्स अपने पास, इनके अंदर बॉल है, इसी से अपन डिराइव करेंगे इसका फॉर्मूला। तो बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज करेंगे अपन व्हेन एन इवेंट कैन हैपन इन मेनी डिफरेंट वेज। और यहाँ पे बेसिकली अपन क्या करते हैं, जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की वो निकालते हैं। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल केसेस। क्या मतलब है इस बात का, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ कि 3 अर्न्स है, ये फर्स्ट सेकंड है। आपको बताना है कि इन बैग्स में से मैं एक बॉल निकालूं तो उस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस बॉल की रेड होने की। तो यहाँ पे अपन टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हम निकालेंगे, मैं बोल रहा हूँ लेट्स से आर जो है दैट इज बॉल इज रेड, E1 जो है दैट इज चूजिंग बैग 1, इसी तरीके से E2 जो है दैट इज चूजिंग बैग 2, E3 जो है दैट इज चूजिंग बैग। ओके, इन तीनों अर्न्स को नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। तो आपको एक बॉल निकालने के लिए सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से बैग में से अपन बॉल निकालें, है ना। तो बेसिकली अपन बात करें, मैं लेट से बोलता हूँ कि जो बॉल है वो फर्स्ट बैग से निकाली है अपन ने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 क्या था, अपन ने बोला था दैट इज चूजिंग बैग 1। 3 बैग्स हैं और मान लो लाइट ऑफ कर दी और रूम में रख दिए गए 3 बैग। अब आपको एक बैग चूज करना है, तो आप क्या करोगे, तो उस बैग जो चूज करोगे कोई भी एक बैग पे हाथ लगाओगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज 1/3। 3 बैग हैं, 3 में से एक चूज करना है अपने को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फर्स्ट बैग दैट विल बी 1/3। अब अपन बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जब बैग फर्स्ट अपन ने चूज कर लिया है। तो फर्स्ट बैग चूज करने के बाद में रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 रेड है, टोटल 7 है, सो दिस विल बी 3/7। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड बैग चूज करता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग सेकंड बैग दैट इज E2 दैट विल ऑल्सो बी 1/3। ओके, और जब आपने बैग सेकंड चूज कर ही लिया है उसमें से जब आप बॉल निकालोगे तो वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जब मैंने सेकंड बैग चूज कर लिया वो क्या होगी, दैट विल बी 5 रेड है, टोटल है 8, 5/8। इसी तरीके से अगर अपन बात करें कि थर्ड बैग अपने चूज करना पड़ेगा पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग थर्ड बैग दैट इज 1/3। और जब आपने थर्ड बैग चूज कर लिया तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हेन E3 हैज हैपेंड
दैट विल बी इक्वल टू 2/7। तो अब अपने को बताना है कि इन तीनों बैग में से मैं कोई एक बॉल निकालता हूं तो उस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब अपन बात कर रहे हैं कोई एक बॉल निकाली गई, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो रेड हो। तो उसके लिए ध्यान से देखो, अपन क्या कर रहे हैं कि अगर मैं फर्स्ट बैग चूज करता हूं एंड उसमें से बॉल निकालता हूं तो उसमें रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/7। और क्या कर सकता हूं, सेकंड बैग में चूज करूं और वहां से बॉल निकालूं तो उसकी रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और थर्ड बैग चूज करूं और वहां से मैं एक बॉल निकालूं तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/7। तो यहां पे अपन बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल बीइंग रेड विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले अपन चूज करेंगे बैग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, एंड जब अपन ने फर्स्ट बैग चूज कर लिया तो वहां जो बॉल निकाली उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हेन फर्स्ट बैग इज चूज। तो ये तो बात हो गई जब अपन ने फर्स्ट बैग चूज करें अगर, तो वहां से रेड आने की प्रोबेबिलिटी। और क्या कर सकते हैं कि सेकंड बैग अपन चूज करें, उसमें से एक बॉल निकालें, तो यहाँ पे फर्स्ट बैग चूज किया और क्या कर सकते हैं सेकंड बैग, तो यहाँ आ जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग सेकंड बैग दैट इज E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जब सेकंड बैग चूज कर लिया है, और प्लस थर्ड बैग चूज कर लें भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड उसमें से एक बॉल निकाल लें, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रेड होने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जब थर्ड बैग चूज किया एंड सो ऑन। मान लो और बैग्स होते, यहाँ पे और बैग्स होते तो क्या करते, प्लस करके अपन इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से अपन ने देखो बॉल्स मेंशन कर दिए कि बैग में कितनी कितनी बॉल्स हैं, तो यहाँ से टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रोन बॉल इज रेड विल बी इक्वल्स टू PE1 1/3 इंटू 3/7 प्लस PE2 1/3 इंटू 5/8 प्लस 1/3 इंटू 2/7। तो इसको मल्टीप्लाई करके अपन आंसर निकाल लेंगे भाई। क्लियर है ना। ओके, अब इस फॉर्मूला को जनरलाइज कर देते हैं। तो अपन बोलेंगे if an event A can occur with n mutually exclusive and exhaustive events। exhaustive event क्या होते हैं, जिन events का यूनियन ले लें तो वो सैंपल स्पेस बन जाएगा, उससे बाहर कुछ होगा ही नहीं। तो ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं ये हैं लेट्स से E1 E2 E3 एंड सो ऑन En तक जा रहे हैं। ठीक है जी। देखो यहाँ पे सिमिलैरिटी अपन साथ साथ में कंपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पे अपन ने बोला है इफ एन इवेंट ए, ऊपर क्या था रेड बॉल, इवेंट ए क्या था ड्रॉइंग ए रेड बॉल। ओके, एंड एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स E1 E2 E3 En, यहाँ पे ऊपर कितने थे, 3 इवेंट्स थे भाई फर्स्ट बैग चूज करें, सेकंड करें या थर्ड करें। तो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है कि इवेंट ए अकर कर रहा है एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स के साथ, ऊपर जो रेड बॉल निकालने वाला इवेंट था वो कितने तरीके से, 3 तरीके से कर सकते थे अपन 3 बैग में से। तो यहां से अपन क्या फॉर्मूला दे सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये टोटल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं अपन, विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E1 हो चुका है अपना। तो ये ऊपर क्या किया था ध्यान से देखो, ये वाला दिस वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R जब E1 हो चुका है, सो ऑन। यहाँ पे ए बोल रहे हैं तो अपन ए की बात कर लेंगे भाई। ओके, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E2 हो चुका है एंड सो ऑन, अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ En इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब En हो चुका है। अब इसको देखो शॉर्ट में लिखने का एक तरीका अपने पास में समेशन यूज करके लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगी ना दैट विल बी इक्वल्स टू समेशन I इज इक्वल्स टू 1 टू n, और यहाँ पे अपन बोलेंगे PEI इंटू PA जब EI हो चुका है। देखो ये वाला और ऊपर वाला एक ही बात है भाई। I इक्वल टू 1 डालोगे तो बेसिकली ये बनेगा PE1 इंटू ये फर्स्ट वाला, प्लस फिर I की वैल्यू 2 डालोगे तो ये बन जाएगा एंड सो ऑन n तक चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आया है दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट A व्हेन इवेंट A कैन अकर इन n डिफरेंट वेज। क्लियर है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट अपन ने क्वेश्चन लिया है जो 2024 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। क्वेश्चन बोल रहा है बैग 1 कंटेन्स 3 रेड and 4 black balls. Bag 2 contains 5 red and 2 black balls. 2 balls are transferred at random from bag 1 to bag 2. Then a ball is drawn at random from bag 2. Find the probability that drawn ball is red in color. Basically यहाँ पे वही अपना टोटल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगेगा। अपने को बोला है कि एक बॉल निकाली गई, उससे पहले कुछ हो रहा है ना, पर लास्ट में अपने को बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो बॉल एक निकाली है अपने रैंडमली उसका कलर क्या हो, रेड हो। मतलब रेड कलर की बॉल होने की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को। ओके, अब अपन आते हैं
कि बॉल निकालने से पहले क्या हुआ। तो अपने पास में 2 बैग्स हैं, लेट्स से दिस इज फर्स्ट बैग एंड दिस इज सेकंड बैग। फर्स्ट बैग में 3 रेड बॉल हैं, 4 ब्लैक बॉल हैं। सेकंड बैग में 5 रेड हैं और 2 ब्लैक। अब कह रहा है कि 2 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड एट रैंडम फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। यहाँ से 2 बॉल ट्रांसफर की गई, तो अपन बोलते हैं लेट से एक बॉल ट्रांसफर की गई, उसके बाद में दूसरी की गई। दूसरी को मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ व्हेन 2 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है भाई, एक रेड भेज दिया आपने और दूसरी भी रेड भेज दी, क्या दिक्कत है भाई, 3 है ना फर्स्ट वाले बैग में। और क्या हो सकता है, या फिर आप एक रेड भेजो और एक ब्लैक भेज दो। और क्या हो सकता है, पहली ब्लैक भेज दो, दूसरी रेड भेज दो भाई, और अपने दोनों ब्लैक भेज दो, पहले ब्लैक दूसरी ब्लैक। ये 4 ही चीज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन। इवेंट इवन कौन सा बोल रहा हूँ मैं, 2 रेड बॉल्स ट्रांसफर की, 2 रेड बॉल अपन ने ट्रांसफर की। तो पहले क्या कर सकते हैं भाई, एक बॉल अपन ट्रांसफर करें इसमें। तो एक रेड बॉल ट्रांसफर करने के लिए अपनी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट विल बी 3/7। ठीक है, एक रेड ट्रांसफर कर दी, उसके बाद रेड कितनी बची, 2, और टोटल कितनी बची, 6। तो सेकंड के लिए अपनी हो जाएगी इंटू 2/6। तो अपन जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 1/7। इसी तरीके से अगर बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, E2 क्या है, 1 रेड एंड 1 ब्लैक ट्रांसफर। देखो एक ब्लैक और एक रेड 2 तरीके से भेज सकते हैं, पहली रेड दूसरी ब्लैक, और फर्स्ट ब्लैक दूसरी रेड। ओके, तो यहाँ पे पहले अपन बात करेंगे इसकी। पहले रेड भेजने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, रेड है 3, टोटल है 7 इंटू, अब एक रेड भेज दी, अब ब्लैक भेजने की क्या है भाई, ब्लैक तो 4 है पर एक रेड भेज चुके हैं, तो टोटल कितना हो गया, 6। ओके, और क्या कर सकते हैं कि एक पहली ब्लैक भेज दें और दूसरी क्या भेजें, रेड। तो पहली ब्लैक भेजेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/7, एंड दूसरी अपन क्या भेज रहे हैं, रेड, तो रेड है 3/। समझ में आ रहा है ना। ये बेसिकली मैंने क्या किया है कि एक रेड और एक ब्लैक ट्रांसफर करने के तरीके 2 हैं, पहली रेड भेज दें दूसरी ब्लैक, या फिर पहली ब्लैक दूसरी रेड। उनको बोल दिया मैंने, ये भेजेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी और ये भेजेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी। चलिए, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे अपन। दिस इज 2, 2 जा 2, तो ये अपना हो जाएगा 4/7। और थर्ड जो इवेंट है PE3, वो क्या होगा कि 2 ब्लैक बॉल्स आर ट्रांसफर्ड। तो 2 ब्लैक बॉल्स को ट्रांसफर करने का तरीका, पहले एक बॉल ब्लैक बॉल भेज दें, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट विल बी 4/7। अब सिंस एक बॉल भेज चुके हैं ब्लैक, बची 3 ब्लैक, और टोटल कितनी है, 6। तो यहाँ से 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, दिस विल बी 2/। तो ये अपने 3 इवेंट हो गए। ओके, अब अपने को ये 3 देखो अपने पास इवेंट आ गए 2 बॉल्स को ट्रांसफर करने के। अब अपन क्या करेंगे कि एक बॉल निकालनी है, उस बॉल का कलर रेड हो, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ अपन बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जब मेरा इवन हो चुका है। मतलब इवन क्या था अपना, 2 रेड बॉल अपन ने ट्रांसफर की, तो उस केस में 2 रेड ट्रांसफर कर दी, उस केस में ध्यान से देखो यहाँ 7 बॉल प्लस 2 9, तो 7 रेड अपॉन 9, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी भाई। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 7/9। दूसरा क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जब मेरा E2 हो चुका है, तो उस केस में E2 क्या था भाई कि एक रेड भेजी और एक ब्लैक भेजी, तो रेड हो गई टोटल 6 प्लस 2 टोटल भेजी हैं, तो क्या हो जाएंगे 9, तो दिस विल बी 6/9। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जब अपना E3 हो चुका है, E3 क्या था, दोनों अपन ब्लैक बॉल भेज रहे हैं, तो उस केस में रेड तो चेंज होंगे नहीं, तो दैट विल बी 5 अपॉन टोटल 9 हो जाएंगे। अब अपन फॉर्मूला लगा देंगे। अपने को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल बीइंग रेड विल बी इक्वल्स टू PE1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जब E1 हो चुका है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जब E2 हो चुका है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जब मेरा E3 हो चुका है। ओके, अब अपने को वैल्यूज डालनी है सिर्फ, बाकी सब निकाल लिया है। PE1 कितना है, 1/7, तो P रेड जब E1 हो चुका है तो दैट इज 7/9, एंड सिमिलरली अपन इनको मल्टीप्लाई करके पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से बनेगा 1/7 इंटू 7/9 प्लस 4/7 इंटू 6/9 प्लस 2/7 इंटू 5/9। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर तो सबका सेम है भाई, नीचे तो 63, ऊपर आ जाएगा 7 प्लस 24 10, दिस विल बी इक्वल्स टू 1। दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे आपको वर्ड्स में बता देना है कि द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल बीइंग रेड विल बी 41/63। नेक्स्ट इज बेइज थ्योरम। बेइज थ्योरम को अपन फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेज भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं अभी देखेंगे। तो अपन बोलते हैं फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेज। तो देखो अभी अभी अपन ने जो समझा था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है, ये अपन एज इट इज उठा के वहां लेके जाते हैं, इसी से समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक चीज समझना कि अपन ने यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी निकाली थी कि जो बॉल अपन ड्रॉ करेंगे इन तीनों बैग में से कोई भी एक बैग में से, तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, मतलब अपन यहाँ से
इस पे आ रहे हैं कि बैग में से बॉल निकाली, अब बोल रहे हैं कि जो बॉल है उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। बट बेइस थ्योरम में अपन क्या बोलते हैं कि अपने को बता दिया गया कि जो बॉल निकाली गई वो रेड है। अब बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये बॉल सेकंड बैग से निकाली गई, समझ रहे हो? मतलब रेड आने का कोज क्या है, फर्स्ट सेकंड बैग है, फर्स्ट बैग है कि थर्ड बैग है, ये अपने को बताना है। इसलिए बोला गया है इसको कि बेइस थ्योरम को अपन फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ कोजेज भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको फाइनल रिजल्ट दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि जो कोजेज हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये रेड आई है अगर, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये सेकंड बैग से निकाली गई है या फर्स्ट से निकाली गई है या थर्ड से निकाली गई। आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। ओके, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो अपन देखते हैं। तो यहाँ अपन बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग 2 जब फाइनली अपना बॉल जो है वो रेड आ गई है, वो अपने को निकालनी है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, अब अपने को पता है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन R अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ R ध्यान रखना है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है ना। ओके, अब ऊपर वाला देखो, यहाँ पे अपन यूज करेंगे क्या, यहाँ अपन यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या थी, कहाँ यूज करते हैं जब दो इवेंट्स साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, इंटरसेक्शन है ना यहाँ पे। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R जब मेरा E2 हो चुका है अपॉन मींस टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये अपना फॉर्मूला होता है भाई इसके लिए। कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कि आपको फाइनली पता है कि रेड बॉल है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि आप बैग सेकंड को चूज कर रहे हो, या यहाँ पे E1 कर देते तो किसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाती कि ये बॉल किससे चूज की गई है, बैग 1 से। समझ रहे हो ना इस बात को? तो इसको अपन जनरलाइज कर दें तो यहाँ अपन बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ EI जब मेरा फाइनली आउटकम मुझे पता है लेट्स से A, दैट विल बी इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे एक दूसरे को आप कनेक्ट करके देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो चीज़ों को कि मैं क्या कर रहा हूँ। दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये थोड़ा सा सही करते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, बिटकॉइन में नहीं था भाई वो। ओके, तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट की बात करें तो ए मेरा EI हो चुका है अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज। तो चलिए अब अपन कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इवेंट्स E1 E2 सो ऑन EN, यहाँ ऊपर बात करें कौन सा इवेंट, ये वाला इसमें अपन बात कर रहे थे E1 था, E2 E3, ऐसे और दूसरे क्वेश्चंस में या दूसरे सिचुएशंस में दूसरे इवेंट्स होंगे, इनको बोला जाता है आर कॉल्ड हाइपोथेसिस। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ EI मतलब E1 E2 E3 जो भी है, इसको अपन बोलते हैं प्रियोरी प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ EI when A has happened is called posteriori probability of hypothesis EI। ये टेक्निकल टर्म्स है भाई, ध्यान रख लेना, एग्जाम में कोई MCQ में पूछ लिया जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये इवेंट्स जो है अपने E1 E2 एंड सो ऑन EN तक आर कॉल्ड हाइपोथेसिस। उसके बाद में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज इवेंट्स EI है तो बेसिकली PE1 PE2, ये क्या बोलेंगे, जैसे अगर 1 होता है यहाँ पे अगर 1 होता मान लो तो क्या बोलते हैं, प्रियोरी प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस E1, इस प्रोबेबिलिटी को अपन क्या बोलते हैं, प्रियोरी प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस E1। 2 होता तो E2 बोल देते हैं, ठीक है। ओके, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी, ये वाली जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI जब A हो चुका है, इसको बोला जाता है पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस EI। यहाँ पे आई की जगह 1 ले लेते अपन तो भाई हो जाता, फिर भाई 1 ले लेता तो क्या होता, पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस E1। तो यहाँ पे अगर एग्जाम में आपको ये टर्म्स दिखती हैं प्रियोरी प्रोबेबिलिटी, पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी, हाइपोथेसिस, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट इज केस स्टडी क्वेश्चन जो कि 2022 में पूछा गया था, 4 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है शॉपकीपर सेल्स 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर सीड्स A1 A2 एंड A3, दे आर सोल्ड इन द फॉर्म ऑफ मिक्सर वेयर द प्रोपोर्शन ऑफ दीज सीड्स आर 4:4:2 respectively. The germination rate of 3 types of seeds are this and this respectively. Based on the above information, calculate the probability that randomly chosen seed will germinate. मतलब जर्मिनेशन होने की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगा देते हैं भाई। मैं बोलता हूँ लेट से 3 टाइप की जो सीड्स हैं, एक ये 2, ये मैंने बोला A1 है, दिस इज A2, दिस इज A3। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग, एक सीड निकाला उसमें से ना, यही बोल रहे हैं कि कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी रैंडमली चूजन सीड विल जर्मिनेट। तो रैंडमली अपन चूज कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कितनी होगी तो देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, अब देखो A1 जो सीड है उसका प्रोपोर्शन की बात करें तो देखो ये है 4:4:2, मतलब टोटल कितने पार्ट्स हुए, 10 पार्ट्स में से ये कितना है 4 पार्ट्स,
तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट विल बी 4/10। अब अपन बात कर रहे हैं कि जर्मिनेट करेगा कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन, तो यहाँ अपन साइड में इसको दिखा देते हैं कि जी जो इवेंट है इसको अपन बोला जा रहा है जर्मिनेशन। अपन बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन जब अपन ने A1 चूज किया तो वो कितनी होगी। तो देखो अपने को बोल रखा है कि जो A1 है उसकी जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो परसेंटेज में दे रखी है 45%, मतलब 45/100। तो दिस इज 45/100। ओके, सेकंड बात करें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 चूज करने की क्या होगी, दैट विल ऑल्सो बी 4/10, 4:2 दे रखा है। ओके, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन जब A2 अपन ने चूज कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी 60%, तो दैट इज 60/100। ओके, थर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, वो क्या होगी, A3 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज मिक्सर में कितने रेशो में, 2 में, तो 2/10। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन जब अपन ने A3 चूज कर लिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 35%, दैट इज 35/100। अब अपने को क्या निकालना था, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चूजन सीड दैट विल जर्मिनेट। तो अपने को निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन, वो क्या होगी, दैट विल बी, मैं जूम कर रहा हूँ इसको भाई, PA1 इंटू P जर्मिनेशन जब A1 हो चुका है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन जब A2 चूज कर चुके हैं प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन जब A3 अपन ने चूज कर लिया है। ओके, तो यहाँ से वैल्यूज डालनी है, वैल्यूज डाल देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 तो वैल्यूज डालेंगे, यहाँ से सारी वैल्यूज में डाल देता हूँ। दिस विल बी 35/100 प्लस 4/10 इंटू 3/100 प्लस 2/10 इंटू 5/100। यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे आंसर विल बी 49/100, दैट विल बी 0.49। ये अपना आंसर हो, आपको वर्ड्स में लिख देना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ ए रैंडमली चूजन सीड विल बी 0.49। क्लियर है ना बात। बी पार्ट में पूछ रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द सीड ऑफ टाइप A2 गिवन दैट रैंडमली चूजन सीड जर्मिनेट। बेसिकली क्या बोल रहा है कि ये बता दिया गया कि जो रैंडमली बीज चूज किया गया वो जर्मिनेट कर रहा है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये A2 टाइप का था। तो यहाँ पे क्या लगेगा भाई, ये अपना फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे बेइज थ्योरम, क्योंकि फाइनल आउटकम दे दिया, पूछ रहा है कि A2 टाइप का बीज चूज किया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ना, कोज पूछ रहा है उसका। तो यहाँ पे यूज करेंगे बेइज थ्योरम। तो यूजिंग बेइज थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 जब बीज जर्मिनेट कर गया दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन जब A2 अपन ने चूज कर लिया अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन। तो ये वाली वैल्यू की बात करें अपन इसकी, ये कौन सी है, ये वाली है। तो दिस इज दिस, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं दिस विल बी 240/1000 और नीचे क्या है काट दें 49/100, ये 100 कट जाएगा तो आंसर आएगा 24/89। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर कि इफ seed germinates then the probability that it is type A2 will be 24/49। क्लियर है। चलिए ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 2025 में पूछा गया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द वैकेंसी एडवर्टाइज्ड इन न्यूज़पेपर 3000 कैंडिडेट्स सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फ्रॉम द डाटा इट वाज रिवील्ड दैट 2/3 of total applicants were female, others were male. The selection for job was done through a written test. The performance of applicants indicates that the probability of male getting a distinction in written test is 0.4 and that a female getting a distinction is 0.35. Find the probability that the candidate chosen at random will have a distinction in the written test. तो बेसिकली अपने को टोटल प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, कि जो कैंडिडेट चूज किया गया, मान लो एक बंदा चूज किया गया इन सब में से 3000 में से, तो उसके डिस्टिंक्शन आने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो वो देख लेते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करें कि अपने पास में कुछ फीमेल्स हैं, बोलता हूँ लेट्स से दीज आर फीमेल्स और मेल है। अब वैकेंसी जो एडवर्टाइज की थी उसके अंदर 2/3 किसने अप्लाई किया था, फीमेल्स। तो बताओ कि एक कैंडिडेट जो बात कर रहे हैं लास्ट में अपन जिसके डिस्टिंक्शन आने की है ना, वो अगर अपन बात करें एक कैंडिडेट रैंडमली उठाए इनमें से, तो बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो फीमेल होगी, दैट विल बी 2/3 क्योंकि 2/3 ही है फीमेल्स एप्लीकेशन में। ओके, अब बात कर रहे हैं कि जब फीमेल है कैंडिडेट तो उसके डिस्टिंक्शन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अपन बात कर रहे हैं डी की। डी जो इवेंट है दैट इज गेटिंग डिस्टिंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जब चूजन कैंडिडेट फीमेल है वो अपने को गिवन है भाई, फीमेल की डिस्टिंक्शन गेट करने कितनी है 0.35। ओके, इसी तरीके से अगर मेल की बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कैंडिडेट मेल होगा, तो मेल कितने 1/3 है भाई टोटल जनसंख्या में जो एप्लीकेशन कर रहे हैं। और जब मेल कैंडिडेट है तो वहाँ डिस्टिंक्शन की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्टिंक्शन जब ये कैंडिडेट मेल है दैट विच
गिवन 0.4। अब अपने को बताना टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्टिंक्शन, वो क्या होगी? अपने को पता है फॉर्मूला, दैट इज एफ इंटू पी डी इज लेस है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्टिंक्शन। जब ये मेल है वैल्यूज रख देते हैं, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्टिंक्शन विल बी इक्वल्स टू 2/3 to 0.35 प्लस 1/3 into 0.4. So this is 0.7/3 plus 0.4/3 that is equals to 1.1/3 that is equals to 11/3। तो ये अपना आंसर हो जाएगा कि चोजन कैंडिडेट की प्रोबेबिलिटी डिस्टिंक्शन आने की क्या होगी टोटल, दैट इज 11/। क्लियर है ना? चलिए, तो चलिए यहाँ पे अपना वीडियो और चैप्टर दोनों फिनिश होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।